गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पांचवी पोएम माई हेवन यानी मेरा स्वर्ग, मेरे कल्पनाओं का स्वर्ग रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी हुई पोएम को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले हम अबाउट द पोएम के बारे में जानेंगे कि ये पोएम क्या है। देखिए ध्यान से, द पोएम माई हेवन ड्राज द पिक्चर ऑफ एन आइडियल कंट्री, यानी जो पोएम जो है मेरा स्वर्ग, यह एक आदर्श जो है देश के बारे में एक तस्वीर खींचती है। वेयर पीपल आर लिटरेट एंड एंजॉय ऑल टाइप्स ऑफ फ्रीडम, जहाँ के सभी लोग निवासी क्या हो, शिक्षित हों और वहाँ पर हर किस्म की उन्हें स्वतंत्रता हो। और दे आर लिबरल एंड ब्रॉड माइंडेड, वे स्वतंत्र हैं और उनके मस्तिष्क खुले हुए हैं, खुले विचारों के वे हैं। There is no distinction among them on the basis of caste, color or trade, और उन देशवासियों के अंदर आपस में जाति के आधार पर, रंग के आधार पर या वंश के आधार में कोई उनमें विभिन्नता नहीं है, आपस में मतभेद नहीं है। दे आर इंडस्ट्रियस एंड प्रोग्रेसिव, वे कर्मशील हैं, कर्मठ हैं और प्रगतिशील हैं। अंडर डिवाइन इंस्पिरेशन, और इस तरह की दैवीय प्रेरणा में दे मार्च ऑन टूवर्ड्स न्यू थॉट्स एंड एक्शन, वे नई विचार और नए कार्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। द पोएट प्रेज टू गॉड दैट हिज कंट्री इंडिया शुड बी वन सच कंट्री ऑफ हिज ड्रीम, और कवि इसकी प्रार्थना करता है, ईश्वर से ये चाहता है कि उसका देश भारत भी इसी तरह से ऐसे ही एक देश में बन जाए जहाँ पर लोगों के मन खुले हुए हैं, लोगों का विकास हो रहा हो, लोगों के अंदर नई सोच उत्पन्न हो रही हो, लोग अपना जो है अपने विकास के बारे में चिंतित हों और जाति, धर्म, रंग, भेद के आधार पर आपस में लड़े नहीं, बल्कि एक होकर के आगे की ओर बढ़ें। ये इस कविता में कवि चाह रहा है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम बताऊंगा। Appreciation of the poem. Appreciation. Appreciation of the poem. इसको समझिए। Appreciation. पोएम के अप्रिसिएशन में कवि क्या कहना चाह रहा है, इसको हम लोग ध्यान से समझें। माई हेवन इज वन ऑफ द बेस्ट नोन पोएम्स ऑफ टैगोर, यानी माई हेवन मेरा स्वर्ग नाम की जो कविता है, रविन्द्रनाथ टैगोर की जितनी भी कविताएं लिखी उसमें से एक बेहतरीन, उत्कृष्ट, सबसे अच्छी कविता है। इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज फेमस बुक द गीतांजलि, और ये एक पोर्शन है, एक हिस्सा है, एक भाग है जो रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि नामक पुस्तक में से लिया गया है। The book won for the poem the famous Nobel Prize for Literature in 1913, और ये जो गीतांजलि किताब हम सभी जानते हैं, सन 1913 ईस्वी में इसे नोबेल प्राइज मिला था। It is an inspiring poem which draws the picture of an ideal country, यह एक प्रेरणा से भरी हुई, हमें संबोधन से भरी हुई ये कविता है जिसमें कि एक आदर्श देश का शब्दों के माध्यम से खाका खींचा गया है। सच एज द पोएट वुड लाइक हिज इंडिया टू बी, कि उसका देश भारत कैसा होना चाहिए। द पोएम वॉज रिटन मच मोर बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, और ये कविता भारत की आज़ादी से बहुत पहले, स्वतंत्रता से बहुत पहले लिखी गई है। द पोएम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स लॉफ्टी कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, और ये कविता कवि की एक बहुत ही उच्च श्रेणी की स्वतंत्रता के बारे में, कि स्वतंत्रता क्या होती है, कैसी होती है, उसके बारे में वर्णन करती है। और वो स्वतंत्रता क्या क्या उसमें होना चाहिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल, यानी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और बुद्धिगत, जितनी भी मतलब कि ज्ञान के रूप में, सब रूप में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इट इज़ अ प्रोज पोएम, देखने से तो लगता है कि जैसे ये कि गद्य के रूप में कविता लिखी गई है। हाउ एवर इट्स लैंग्वेज एंड रिदम आर सो मेलोडियस दैट इट कैन बी कॉल्ड अ वेरी फाइन स्पेसिमेन ऑफ पोएटिक कंपोजिशन,
लेकिन इसकी जो भाषा है, इसकी जो लय है, इतना मधुर है, इतनी सरल है कि इसे कहा जा सकता है कि यह जो कविता जितनी भी लिखी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उसमें एक विशेष नमूना है। द पोएम कंटेन्स अ नंबर ऑफ ब्यूटीफुल मेटाफर्स सच एज, और इसमें कई रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया इस कविता के पंक्तियों में, जैसे नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स, dreary desert, sand of dead habit and heaven of freedom। इन सभी जो मैंने शब्द बोले हैं, इसमें से रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम कविता की पंक्तियों को, एक एक पंक्ति को पढ़ करके उसके अर्थ को हम समझेंगे। ध्यान दीजिए, पंक्तियों को देखिए ध्यान से। स्टैंजा नंबर 1, स्टैंजा 1, देखिए ध्यान से कविता की फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। ऐसा स्थान, ऐसी जगह जहां पर कि डर नाम की, भय नाम का कोई चीज नहीं है, और जहां मनुष्य अपने मस्तिष्क को, अपने वक्ष स्थल को ऊंचा करके और जो है पूरे गर्व के साथ चल सकता हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां ज्ञान की गंगा लोगों के बीच में मुफ्त में वितरित की जा रही हो, दी जा रही हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, ऐसी जगह जहां संसार में लोगों के बीच में संकीर्ण सोच, जाति, रंग, भेद, लिंग के आधार पर आपस में कोई नफरत, घृणा का भाव न हो। Where words come out from the depth of truth, और ऐसी जगह जहां पर कि दिल की गहराई से सच्चाई, सत्यवादिता की बात निकलती हो, केवल मुख से न निकलती हो बल्कि दिल से निकलती हो। ऐसा देश कल्पनाओं का हमारा कवि वर्णन कर रहा है इस कविता में। अब मैं इसे देखिए अंग्रेजी में समझाऊंगा, समझें ध्यान से। फर्स्ट लाइन, where the mind is without fear and the head is held high, the poet imagines a country, a place where man is free from fear, man is fearless, countrymen are fearless, and they have self-respect, they have their ego, they have their prestige to live in the country without any fear. Where the knowledge is free, the poet imagines a country where knowledge is equal and without any cost for each and everyone. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, the poet imagines a country where the country people are not hating each other, are not differentiating each other by means of, on the basis of caste, on the basis of creed, on the basis of color, on the basis of region, or on the basis of religion. Such is the imagination of the poet of his imaginative ideal country. अब हम लोग जो स्टैंजा नंबर 2 को देखेंगे। स्टैंजा नंबर 2 में कवि क्या कह रहा है। स्टैंजा नंबर 2, देखें स्टैंजा 2 ध्यान से देखें। Where words come out from the depth of truth, जहां पर व्यक्ति के दिल की गहराई से शब्द निकल रहे हों। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, जहां पर कि देश का हर नागरिक अपने आप को बेहतरीन बनाने में, अच्छा बनाने में, संपूर्ण बनाने में बिना थके हुए अथक रूप से लगा हुआ हो। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, और ऐसा मेरा देश हो जहाँ पर कि कुप्रथाओं के, अंधकार के और लोगों के कुरीतियों के बीच में अच्छी सोच, गहरी सोच,
बेहतरीन सोच दब न गई हो, दबा न दी गई हो, जहाँ पर कि पूर्ण रूप से बेहतरीन अच्छाई भलाई वाली सोच को बोलने और सोचने का जहाँ पर जगह हो, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action। और ऐसा स्थान, ऐसी जगह जहाँ पर व्यक्ति का मस्तिष्क हमेशा आगे की ओर सोचने की और हमेशा उसको और संकुचित न करके और विस्तार करने की, लोगों की कल्याण और भलाई के बारे में सोचने की, उनके कार्य के बारे में, उनकी सोच के बारे में बढ़ाने की जहाँ बात हो रही हो, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। और कवि कह रहा है कि हे मेरे ईश्वर, मेरे इस देश के देशवासियों को ऐसे जगह, ऐसे स्थान पर जागने की, रहने की क्या करिए, पूरी मतलब कि जगह दीजिए। मेरी ऐसी हार्दिक इच्छा है कि माय कंट्रीमैन शुड लिव इन सच अ प्लेस। अब इसको मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देख लीजिए क्या है इसका एक लाइन का। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ मीन्स the poet imagines a place, a country where the people are free to speak and think true and truthful ideas for the well-being of society, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where each and every countryman is engaged in making himself good, progressive for the well-being of the country, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. The poet imagines that his countrymen should be in such a place where he should not be checked, bound, should not have any obstacle in his path of progress, for the progress of his countrymen, for the progress of his country, and for the progress of his people, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, and day by day this would be a place where day by day the countryman will gain thinking power, reasoning power, well-doing power, thinking for the well-being, welfare of the society. Such type of thought should increase day by day. Their reasoning power should increase day by day, and the poet expects praise to God to give him the place for his countrymen having all these qualities desired by the poet. In this way we can see how lovingly the poet loves his country and how he desires how his country should be. इस तरह से इस कविता के हम लोगों ने दोनों स्टैंजास को कवर किया। अब इसका सेंट्रल आइडिया भी आपको लास्ट में पेस्ट कर दिया जाएगा। अब इस पोएम को आप अच्छे से पढ़ करके, समझ करके और उसका सेंट्रल आइडिया जो भी भाव, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिख करके आप नोट्स बना लेंगे।